हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां चीन ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर उगल डाला जहर। साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। साथ ही भारत और रशिया के बीच बन सकता है नया समुद्री रास्ता नॉर्थ सी रूट से। कैसे बदलेगी तस्वीर, गेम चेंजर साबित हो सकता है ये समुद्री रास्ता। जी हाँ, साथ ही साथ अग्नि 5 के परीक्षण पर तिल मिलाया चाइना, कहा हम किसी से नहीं डरते। तो वहीं चाइना का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने जमकर तारीफ भी की। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बताएंगे क्या पाकिस्तान में भी लागू होगा CAA, भारतीय मुसलमानों को मिलेगी क्या नागरिकता, वायरल दावे की क्या है सच्चाई, सारी जानकारियां बताएंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा सर्वे बताएंगे। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। बस आप बने रहेगा वीडियो अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत से दुश्मनी मालदीव को महंगी पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर उगला जहर। स्वतंत्रता, संप्रभुता और स्वायत्तता का मुद्दा उठाया। जी हां, मालदीव के साथ समझौते के तहत भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है और सैनिकों का पहला जत्था मालदीव छोड़ चुका है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ सरकार के साथ दोस्ती बढ़ा रहे। चीन ने भारतीय सैनिकों की वापसी पर जहर उगला है। चीन ने इसे मालदीव की संप्रभुता और स्वायत्तता से जोड़ दिया। मालदीव से भारतीय सैनिकों का पहला बैच वापस लौट गया है। इनकी वो जगह भारत से गए असैन्य कर्मियों ने भारतीय प्लेटफार्मों को ऑपरेट करने का चार्ज भी संभाल लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले बैच के प्रस्थान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में मालदीव का समर्थन करता है और स्वतंत्रता और स्वायत्तता के आधार पर सभी पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और सहयोग विकसित करने में मालदीव का समर्थन करता है। दोस्तों, रिपोर्ट है कि चीनी नौसेना मालदीव में एक नौसैनिक रडार स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुइज़ सरकार की ओर से जरूरी मंजूरी भी दी गई है। मुइज़ ने खुद कहा था कि उनकी सरकार अगले कुछ महीनों में मालदीव के आर्थिक अनन्य क्षेत्र की निगरानी के लिए रडार स्थापित करने जा रही है। चूंकि मालदीव के पास ऐसे रडार बनाने की कोई क्षमता नहीं है, ऐसे में संभावना है कि इस नौसैनिक रडार को चीन स्थापित करेगा। चीनी रडार स्थापित होने से भारत की जासूसी का खतरा बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, चीन हिंद महासागर में होने वाले समुद्री परिवहन पर भी नजर रख सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत का खास दोस्त था मालदीव। बिना भारत से कोई भी सवाल पूछे मालदीव दोस्तों एक पत्ता तक नहीं हिलाता था और आज वो दिन आया है दोस्तों की चाइना कह रहा है कि वो मालदीव की स्वायत्तता और मालदीव की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत और मालदीव के बीच में चाइना ऐसा देश सामने आया है जो भारत को अलग करके अपनी पैरवी करके मालदीव के साथ चिपक गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों के बीच बहुत बड़ा एक्शन। JKNF पर लगा 5 साल का बैन। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट यानी JKNF को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत JKNF के खिलाफ ये कदम उठाया। मिनिस्ट्री की ओर से इसको लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नईम अहमद खान की अध्यक्षता वाला जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट गैर कानूनी क्रियाकलापों में लिप्त है, सम्मिलित है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं। JKNF के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी क्रियाकलापों, भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को संभार तंत्र समर्थन प्रदान करने में शामिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आतंकवादी ताकतों का उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। चलें अगली खबर की तरफ, जहां भारत और रशिया के बीच बन सकता है नया समुद्री रास्ता नॉर्थ सी रूट से। कैसे बदलेगी तस्वीर, कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है ये समुद्री रास्ता, आपको बता दें। यमन के हूती और अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन के बीच तनाव के कारण लाल सागर और अरब सागर क्षेत्र में व्यापार को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग की मांग हाल के दिनों में बढ़ी है। दुनिया के अधिकतर मजबूत देशों ने अपने समुद्री परिवहन की सुरक्षा के लिए युद्ध पोतों को तैनात किया हुआ है, लेकिन यह व्यापार को सुगमता से जारी रखने के लिए व्यवहारिक विकल्प नहीं हो सकता। इस बीच रणनीतिक मामलों के विश्लेषक रिटायर्ड मेजर जनरल शशि भूषण अस्थाना ने कहा है कि भारत रशिया के साथ सक्रिय रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग यानी NSR पर काम कर रहा है, क्योंकि नई दिल्ली यूरोप के साथ व्यापार उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल अस्थाना का यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के NSR को वैश्विक परिवहन गलियारे में बदलने के लिए विदेशी देशों से मॉस्को के साथ साझेदारी में काम करने का आग्रह करने के कुछ घंटों बाद आया है। दोस्तों, उत्तरी समुद्री मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाले स्वेज नहर गलियारे की तुलना में आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों
हिस्सों को जोड़ता है। अब ऐसे में अगर ऐसा हुआ ये नया समुद्री रास्ता बना दोस्तों, तो इसको गेम चेंजर साबित होने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये दुनिया का सबसे ताकतवर रिसर्च रिएक्टर होगा। इसमें मेडिकल, अप्लाइड फिजिक्स और नए तत्वों को बनाने जैसे समुद्री मुद्दों पर रिसर्च होगी। नेक्स्ट खबर बता दें, पीएम मोदी ने की है ब्रिटिश समकक्ष सुनक जी से फोन पर बात, एक दूसरे को दी होली की शुभकामनाएं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक से फोन पर वार्ता की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने FTA वार्ता को जल्दी पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनक के साथ वार्ता के बारे में ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, अग्नि 5 के परीक्षण पर तिल मिलाया चाइना, कहा हम भी किसी से नहीं डरते। जी हाँ, भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण के लिए चीन तिल मिलाया हुआ है। ड्रैगन इसे भारत की बड़ी उपलब्धि तो मान ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि वो किसी भी देश या उसे उसके हथियारों से नहीं डरता। चीन की खिसियाहट का अंदाजा उसके हालिया बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी उल जलूल बातें कही जा रही हैं। भारत ने सोमवार को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके खुद को उन अग्रणी देशों में शामिल कर लिया जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस है। देश की इस उपलब्धि को पश्चिमी देशों की मीडिया ने चीन और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह बताया है। यही बात चीन को हजम नहीं हो रही है। ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित खबर में बताया गया कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। चीनी विशेषज्ञों ने इसे आक्रामक बताया है। इसमें यह भी लिखा है कि अग्नि 5 के सफल परीक्षण से ये संकेत मिलता है भारत ने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल कर ली है। सिंघुआ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक फियान फेंग ने बताया कि पश्चिमी मीडिया चीन को भारत का काल्पनिक दुश्मन मानती है, इसीलिए भारत का लक्ष्य चीन पर मिसाइल कवरेज को बताया जा रहा है। तो वहीं चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन लगातार अपनी बात पर कायम है कि वो देश की रक्षा और संप्रभुता के लिए रणनीतिक हथियारों सहित सैन्य तकनीक विकसित करता है। भारत या किसी अन्य देश के साथ हथियारों की होड़ में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है। कियान फेंग ने कहा कि बेशक हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है, लेकिन हम किसी देश के हथियारों या उसके तथा कथित सैन्य दबाव से डरते नहीं है। यानी कि क्लियर देखा गया है दोस्तों, भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण होने के बाद चाइना बिलबिला उठा है, बौखला गया है। उसकी नाराजगी क्लियर देखी जा सकती है उसकी इस बयान से। ऐसे में अग्नि 5 के सफल परीक्षण के लिए आप लोग DRDO को थैंक यू सो मच कहना मत भूलिएगा, ताकि आपसे उनको मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार के एक से एक मारक क्षमता वाली मिसाइलों को लॉन्च किया जा सके, वो भी सफलतापूर्वक। अगली खबर की बात करें, जहां क्या पाकिस्तान में भी लागू होगा CAA, भारतीय मुसलमानों को क्या मिलेगी नागरिकता, वायरल दावे की क्या है सच्चाई, आपको बता दें। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया। इस नए कानून के तहत 2015 के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक लोग जो भारत में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। CAA पर भारत की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसकी सच्चाई आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी CAA लागू होगा, भारतीय मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी। इस दावे की कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट पूरी तरह से मनगढ़ंत है। सच्चाई तो यह है कि शहबाज शरीफ ने सोमवार 11 मार्च को लागू हुए CAA के बारे में कुछ भी पोस्ट किया ही नहीं है। उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट 10 मार्च 2023 को की गई है और वायरल स्क्रीनशॉट में तारीख 11 मार्च दिखाई गई थी, जो क्लियरली देखा जा सकता है कि ये एक फेक था। ऐसी सच्ची खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। साथ ही साथ आपको बता दें CAA से RSS के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बढ़ा रही है मोदी सरकार। कानून लागू होते ही बौखलाए पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहने लगे एक से एक बातें, जहरीले बातें। बता दें भारत सरकार ने जिस प्रकार से सोमवार को देश में CAA लागू किया, मोदी सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। पाकिस्तान के यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि इस कानून को लागू कर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपनी दिशा दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो अपनी तरह से ही आगे बढ़ेंगे। कमर चीना ने अपने वीडियो में कहा कि पाकिस्तान तो मौजूदा भारत सरकार के निशाने पर रहा है। अमित शाह ने CAA पेश करते हुए भी पाकिस्तान को निशाना बनाया था। इसके साथ साथ हाल ही में राम मंदिर बनाया गया है, उनके भाषण वगैरह भी उसी तरह के हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी एक खास किस्म से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक दिशा तय की है जो हिंदू राष्ट्र की है या उस तरह की नहीं जो भारत की अब तक रही है। चीमा ने आगे कहा कि CAA के आने के बाद बांग्लादेश से भी भारत के रिश्ते बिगड़े थे, जो उनका एक अहम पड़ोसी है। दोनों देशों में तनातनी हो गई थी। कई दूसरे पड़ोसियों
और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी इस पर हैरत जताई थी। इसमें सबसे अहम तो यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने तय कर लिया है कि हम अपनी हिंदूवादी समझ से आगे बढ़ेंगे। साथ ही वो अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों की जगह पहले की तरह नहीं है। उन्होंने अपने मुल्क की एक डायरेक्शन को सेट कर दिया है। उनकी पार्टी ने एक पोजीशन ले ली है। इंडिया का लिबरल तबका और दुनिया का एक हिस्सा इसको गलत समझता है, लेकिन मोदी सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके पास नंबर है, चुनाव जीत कर आए हैं तो वो अपनी नीतियां लागू कर रहे हैं। ये कहना है दोस्तों पाकिस्तानी यूट्यूबर या रणनीतिकार कमर चीमा का। जी हाँ, ऐसे में उनके इस बयान से काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को मिली है। आप उनके बयान से समझ सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने सॉफ्टली तरीके से मोदी सरकार पर टोंट कसा है, तंज कसा है, बुरा भला कहने की कोशिश की है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों सीएए वाले मुद्दे पर, मोदी सरकार पर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या मोदी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है या गलत फैसला लिया है? बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारतीय जनता हमेशा की तरह। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ छापा है, जहां पर पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा है कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लाभार्थियों की लिस्ट 15 मार्च तक जारी करे। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया है। तो डॉन ने आगे लिखा कि विश्लेषकों का कहना है कि सीएए लागू करने की घोषणा का मकसद हेडलाइंस मैनेज करना है, यानी लोगों का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले मुद्दे से हट करके सीएए वाले मुद्दे पर आ जाए और एसबीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ चले उस पर लोगों का नजर ना जाए, इसीलिए सीएए लागू किया गया है। ऐसा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में छपता नजर आ रहा है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ बता दें सीएए और एनआरसी या इस तरह की कोई भी कानून लागू हो और महबूबा मुफ्ती का बयान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती ने सीएए पर कहा कि लोगों को बांटने के लिए लागू किया गया है सीएए। उमर ने बताया इसको चुनावी स्टंट, तो वहीं तारिगामी ने भी किया विरोध। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदू महासभा की 2 राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का पालन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश को नागरिकों को बांटने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया है। मुफ्ती ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब भी सीएए लागू करना मोदी सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि विभाजन के 77 साल बाद बीजेपी अभी भी हिंदू महासभा के 2 राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा से जुड़ी हुई है। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों के बीच एक और विभाजन पैदा करने के लिए सीएए लागू किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को नफरत की राजनीति में शामिल करने और चौतरफा विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए यह प्रयास किया। महबूबा ने कहा कि सभी समुदायों विशेषकर मुसलमानों से अपील है कि वे उनके जाल में ना फंसे। तो वहीं दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने भी अपना बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने इसको चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करना चाहती है। सीएए में भी सिर्फ मुसलमानों को ही चुनकर निशाना बनाया गया है। अब तक लग रहा था कि भाजपा 400 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनकी स्थिति कमजोर लग रही है, इसलिए उन्हें नए नए हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों विपक्ष का एक भी नेता, लेफ्ट एक भी पार्टी सीएए के सपोर्ट में नहीं है दोस्तों, और सब कोई ना कोई दलीलें दे रहे हैं जो सीएए के विरोध में ही है। लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा केंद्र सरकार के सीएए लागू करने के फैसले पर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां रमजान के पहले दिन ही अमेरिका और ब्रिटेन का हूतियों पर बड़ा अटैक, एयर स्ट्राइक में 11 की मौत। जी हाँ, लाल सागर में लगातार मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहा हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन सेना ने पश्चिमी यमन के बंदरगाहों और छोटे शहरों पर हवाई हमले किए, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं। हूती मीडिया आउटलेट अल मसीरा के मुताबिक अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने यमन में करीब 17 हवाई हमले किए हैं, जिसमें शहर होदे इदाह और रास इस्सा बंदरगाह शामिल है। ये हमला हूती हमले में 3 नागरिकों की मौत और जहाज के डूबने के कुछ ही दिन बाद हुआ है। अगली खबर बता दें, सऊदी अरबिया में यहूदी अधिकारी की टोपी पर क्यों हो गया बवाल। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 25 अप्रैल 2016 को अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 लॉन्च किया था। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक था सऊदी अरबिया की वैश्विक छवि में सुधार लाना। हाल ही के सालों में कई बदलावों के किस्से भी सुनने को मिले हैं। हालांकि सऊदी के इस विजन पर हाल ही में हुई एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विजन को कटघरे में खड़ा किया है अमेरिका की एक एजेंसी ने, जिसका काम धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। एजेंसी का नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF। इसी के साथ एक बार फिर अमेरिका सऊदी के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। जी हाँ, ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्या कि विवाद इतना बढ़ गया। तो बता दें विवाद इतना बढ़ गया है, अमेरिका ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा कम कर दिया। दरअसल कमीशन के सदस्य हैं अब्राहम कपूर, जो रियाद के पास दिरियाह का दौरा कर रहे थे। दिरियाह एक ऐतिहासिक शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कूपर को दौरे के दौरान यहूदी सिर ढकने वाली टोपी या किप्पा हटाने के लिए कहा गया था। इस घटना को USCIRF ने निंदनीय बताया। अगली खबर आपको बता दें, मॉरिशस में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान, अब पा सकेंगे OCI कार्ड। जी हां, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मॉरिशस में भारतीय मूल के 7वीं पीढ़ी के व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता यानी OCI कार्ड देने के लिए एक विशेष प्रावधान को मंजूरी
मंजूरी दी है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि भारत ने सद्भावना के संकेत के तहत भारतीय मूल के मॉरिशस के लोगों को उनके पूर्वजों की भूमि से फिर से जोड़ने के लिए कदम उठाया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने सोमवार को एक राजकीय भोज आयोजित किया था। इस दौरान मुर्मू ने यह भी घोषणा की कि भारत सरकार पवित्र गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकास में मॉरिशस सरकार का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला साझा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान दर्शाता है। अगली खबर बता दें, भारत ने चीन पर साधा निशाना, कहा यूएनएससी में वीटो से क्यों बचाए जा रहे आतंकवादी। जी हां, भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादियों को काली सूची में डालने से संबंधित सबूतों पर आधारित प्रस्ताव में अकारण बाधा पैदा करने से इस बुराई से निपटने में उसके दोहरेपन की बू आती है। उसका परोक्ष इशारा चीन की ओर था, जिसने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने की कोशिशों में अड़ंगा लगा रखा है। अमेरिका में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र में कहा कि अब हम ऐसे उप संगठनों की ओर नजर डालें जो अप्रत्यक्ष रूप से रहकर ऐसी निजी कार्यशैली एवं अस्पष्ट तौर तरीके अपनाते हैं जिनका चार्टर या परिषद के प्रस्ताव में कोई कानूनी आधार नहीं है। तो वहीं दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है कि तनावपूर्ण रहेंगे भारत चीन के संबंध और पाकिस्तान के साथ भी नाजुक शांति। जी हां, अमेरिका ने वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट यानी एनुअल थ्रेट असेसमेंट 2024 रिपोर्ट जारी कर दिया है। इसमें अमेरिका के लिए बढ़ रहे खतरों के साथ साथ दुनिया भर के देशों के बीच संबंधों का भी जिक्र है। अमेरिका के लिए रशिया, चीन और ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। तो और साथ में यह भी कहा गया है कि दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है और इसके ग्लोबल ऑर्डर कमजोर हो रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। दोनों देश सीमा पर सैन्य तैनाती को जारी रखेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक शांति बनी हुई है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, क्या पाकिस्तान को संकट से उबार पाएंगे नए वित्त मंत्री औरंगजेब। क्यों हो रही है इनकी मनमोहन सिंह से तुलना। आपको बता दें, लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की नई सरकार में शहबाज शरीफ ने एक पूर्व बैंकर को वित्त मंत्री बनाया है। जेपी मोर्गन के सीईओ रह चुके मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक लिमिटेड के सीईओ के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। औरंगजेब को वित्त मंत्री बनाने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि अब अर्थव्यवस्था का काम एंटीबायोटिक से नहीं चलेगा, इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। जब भी चाहो राह निकल सकती है। बता दें कि पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए भी लंबे समय से जूझ रहा है। तो वहीं हालात ये हैं कि लोग बुनियादी चीजों को भी तरस रहे हैं। तो वहीं मोहम्मद औरंगजेब सिंगापुर में जेपी मॉर्गन के ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंक के सीईओ रह चुके हैं। इसके बाद वो 6 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक के सीईओ रहे हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वो संकट से कैसे उबारेंगे। इसीलिए उनकी तुलना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की जा रही है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां क्या सीमा को मिलेगी भारत की नागरिकता या जेल। गुलाम हैदर के वकील पहुंचे थाने, क्रिमिनल केस के लिए दे डाली अर्जी। जी हाँ, पाकिस्तान से आई महिला सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील ने एक नया शिकायती पत्र दिया है। गुलाम के वकील मोमीन मलिक ने कहा है कि सीमा के खिलाफ क्रिमिनल केस बनता है, ऐसे में उस पर FIR के लिए उन्होंने रूबूपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सीमा के साथ सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को भी नामजद करने की बात की गई है। एक और देश में CAA लागू होने के बाद सीमा को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुलाम के वकील का कहना है कि उसको जेल भेजा जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविरों में दिवाली जैसा माहौल, भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू कर दिया गया, जिसको लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शरणार्थियों का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में लोग भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो में शरणार्थियों को ढोल और थालियां पीटते हुए जश्न मनाते हुए भी देखा जा सकता है। अगली खबर बता दें, राजस्थान से बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें। सबसे ताजा सर्वे ने सबको चौंका दिया। जी हां, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे सामने आया है। ये सर्वे राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है, वहीं बीजेपी के लिए खुशी देने वाले संकेत हैं। इस बीच ABPC वोटर ने लोगों के मूड को भांपने के लिए सर्वे किया है। इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर परचम लहरा सकती है। इसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप कर सकती है। कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 25 सीटों में से बीजेपी की सभी 25 सीटें जीत सकती है। बीजेपी सारी की सारी सीटें जीत सकती है। ABPC वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी फिर से 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है। सर्वे में बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है।
राजस्थान में। जी हाँ, तो वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा राजस्थान में इस सर्वे के मुताबिक। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, गडकरी ने किया पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा भाजपा किसको टिकट देगी और किसको नहीं, उद्धव को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी जी ने शिवसेना प्रमुख यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के न्योते को हास्यास्पद बताते हुए ठुकरा दिया। उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाजपा किसको मैदान में उतारती है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने गडकरी को महाविकास अघाड़ी में शामिल होने और विपक्ष के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी एकमात्र ऐसे नेता है पक्ष में यानी सत्ता में जिनको विपक्ष भी बहुत प्यार करता है, विपक्ष भी बहुत चाहता है। जी हाँ, इसके पीछे आप रीजन बता सकते हैं दोस्तों, क्या कारण हो सकता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बीजेपी ने अचानक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बता दें। हरियाणा में मंगलवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम तब देखने को मिला जब मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले जिन मनोहर लाल खट्टर की पीएम मोदी ने खुले मंच पर तारीफ की थी, उनको कल सीएम पद छोड़ना पड़ गया। बीजेपी नेतृत्व ने ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंप दी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, लेकिन फिर भी निर्दलियों के साथ बीजेपी को राज्य में बहुमत हासिल है। खट्टर को अचानक से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा किया क्यों, क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की चाल है या फिर कोई और वजह है। दोस्तों, आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने साल 2014 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद जब 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी तो फिर से खट्टर दूसरी बार राज्य के सीएम बने। हालांकि इस बीच किसान आंदोलन से लेकर तमाम अन्य मुद्दों की वजह से खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनने लगी थी। खट्टर 9 साल से ज्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी लीडरशिप ने कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए खट्टर को नए चेहरे से बदलने पर विचार किया। बीजेपी ने ऐसा ही कदम गुजरात और उत्तराखंड में भी उठाया था, जहां उसे बाद में चुनाव में सफलता भी मिली। बीजेपी 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह नया चेहरा देकर चुनाव में उतरी थी और दोनों की ही जगह फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही थी। हरियाणा पिछले कुछ सालों में जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा समेत कई मुद्दों के दौरान सुर्खियों में रहा, जिसने खट्टर की छवि पर भी असर डाला है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको अगली खबर बता दें, आखिरकार एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के राज्य से उठाया पर्दा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर चुनाव आयोग को सौंप डाली लिस्ट। जी हाँ, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के राज्य से पर्दा उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देने वाले दानदाताओं की लिस्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया था कि वो 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने से पहले चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के विवरण दे। जी हाँ दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी। जिस प्रकार से विपक्ष केंद्र को घेरने में लगी हुई है, इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।